जाल किस नंबर 16। तुम पागल तो नहीं हो गए बाबर? कांता ने कहा, मैं इसे सारी सूरत हाल बता चुका था। तुम खुद दोबारा मौत के मुंह में जाना चाहते हो। मुझे कुछ नहीं होगा कांता। मैंने कहा, मैं अमरीकी शहरी हूँ और अमेरिका का कानून अभी इतना बेबस नहीं कि वो जैक्सन और स्टेफर्ड जैसे झूठे लोगों की बेसरोपा कहानियों पर यकीन कर ले। तुमने वाकई वापसी का फैसला कर लिया है? कांता ने पुरतशवीश लहजे में कहा, मैं इस हिस्से में क्या कर सकती हूँ? कांता, मैंने बहुत गौर करने के बाद ये फैसला किया है। तुमने मरियम से बात कर ली? मरियम मेरे फैसले की मुखालफत नहीं करेगी। तुम खुद सोचो, हम लोग अगर किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंच भी जाते तो क्या स्टीफर्ड जैक्सन हमें वहाँ से चैन से रहने देते? हम सारी ज़िंदगी खौफ के साए में गुजारते। तुमसे बस एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ बाबर। कांता ने कहा, ऐसी गैर वाली बातें मत करो। फिर मुझे तो खान ने हुक्म दिया है कि मैं हर तरह तुम्हारी मदद करूं। बताओ अब क्या चाहते हो? क्या तुम किसी तरह मरियम को दोबारा अमेरिका पहुंचा सकती हो? बस इतनी सी बात। मैं अभी यहाँ से दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम तो कानूनी तौर पर लंदन आए थे, आसानी से दुबई पहुंच जाओगे। मैं मरियम को बहरी जहाज़ के जरिए दुबई ले जाऊंगी। उसका पासपोर्ट भी बन जाएगा और दीगर कानूनी कागजात भी। लेकिन वो कागजात किसी फर्जी नाम से बनवाना। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मरियम तो अमेरिका से बाहर नहीं निकली, फिर ब्लैकबर्न कैसे पहुँच गई? गुड आइडिया। कांता की आंखें चमकने लगी। फिर मैं मरियम को इसी गेटअप में दुबई से अमेरिका ले आऊँगी। क्या ये कॉमरेड फोर्ड या लंदन नहीं हो सकता? मैंने पूछा। हो तो सकता है, कांता ने जवाब दिया, लेकिन अमेरिकी हुकूमत की वजह से बरतानिया की सिक्योरिटी इदारे और पुलिस बहुत अलर्ट होगी। स्कॉटलैंड यार्ड वालों ने साइमन के घर से उंगलियों के निशानात जरूर उठाए होंगे। हम लोगों ने तो दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन मरियम की उंगलियों के निशानात तो होंगे। फिर खामखा खतरा मोल लेने की क्या ज़रूरत है? हम बहरी जहाज़ के जरिए बहुत आसानी से दुबई पहुंच जाएंगे। हाँ, इस वक्त इसमें कुछ वक्त ज़्यादा लग जाएगा। खतरा तो मेरे लिए भी है। साइमन ने पुलिस को मेरा हुलिया ज़रूर बता दिया होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बाबर खान हो और लंदन के होटल में मुकीम थे। होटल की रसीदें मैं कल ही मंगवा लूँगी। लेकिन तुम तो आज ही दुबई जा रही हो। मैं दुबई जा रही हूँ, लेकिन यहाँ हमारे बहुत से लोग मौजूद हैं। सबसे पहले तो मिस्टर कॉटरी हैं। वो ना सिर्फ तुम्हें लंदन तक पहुँचा देंगे, बल्कि होटल में कैम की रसीदें भी मुहैया कर देंगे। तो मिस्टर कॉटरी से बात कर लो। मैं उस वक्त तक मरियम से बात करता हूँ। मैंने मरियम को पूरी बात तफसील से बताई तो वो हैरत अंगेज़ तौर पर बिला हीलो हुज्जत राज़ी हो गई और बोली, वो खुद भी सोचती थी कि बाबर कि हम पाकिस्तान जाकर भी हमेशा परेशानी में घिरे रहेंगे। हम कानूनी तौर पर पाकिस्तान जाएंगे तो इसकी बात ही कुछ और होगी। कैप्टन रॉल्फ और पीटरसन ने बहुत ज़्यादा साइड मशवरा दिया है। ठीक है, मैं फिलहाल दुबई चली जाती हूँ। मुझे यकीन है कि कांता मुझे वहाँ से बाहिफाजत अमेरिका पहुँचा देगी। तुम उस वक्त तो खुद को जाहिर नहीं करोगी जब तक मेरी तरफ से तुम्हें ग्रीन सिग्नल ना मिले। मैंने कहा, मैं अब तुम्हारे ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल पर चल रही हूँ। मेरे मुस्कुराई और बेख्तियार मेरे सीने से लग गई। मैं भी खुद पर काबू न रख सका और इसे पूरी कुव्वत से भींच लिया। फिर हमें होश उस वक्त आया जब कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर कांता खड़ी थी। इसने कहा, मरियम से कहो 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाए। मिस्टर कॉर्टर इसका इंतजार कर रहे हैं। वो बाहरी से वापस चली गई। मरियम के चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट थी। उसका मेकअप ज़्यादा स्याह चेहरा भी दमक रहा था। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि खूबसूरती का ताल्लुक सफ़ेद या स्याह रंगत से नहीं होता, बल्कि ये इंसान के अंदर से फूटती है। मरियम मुस्कुराती बाथरूम में चली गई। वहाँ से वो तैयार होकर निकली एक मरतबा, फिर मेरे गले का हार बन गई। मैं मरियम के साथ उस जहाज तक गया जिसके ज़रिए इसे सफ़र करना था। मैंने प्रोफेसर बेग के दिए हुए तमाम लोशन इसके हवाले कर दिए। मैंने थोड़ा सा लोशन लिया था जो मेरा मेकअप ख़त्म करने में काम आता। इस बहरी जहाज तक हमें कॉटरी ले गया। फिर मैं कॉटर के साथ वापस आ गया। मुझे हर शय उदास और वीरान लग रही थी। कोई बहरी जहाज था जो कुछ देर पहले मुझे रंगो नूर में डूबा दिखाई दे रहा था, अब वहाँ वहशत व वीरानी का राज था। क्या होता है ख़ज़ा बहार आ जाने से? मौसम दिल में खिलने और दिल मुरझाने से है। मैंने कार्टर को बता दिया था कि मैं अपना मेकअप ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने असली रूप में लंदन से दुबई जाना चाहता था। मैंने वो लोशन पहले एहतियातन चेहरे, हाथों और जिस्म के उन हिस्सों पर लगाया जो उम्मूमन खुले रहते हैं, इस ख्याल से कि लोशन कम ना पड़ जाए। लोशन लगाते ही मेरे चेहरे, गर्दन, हाथों और पैरों में इतनी शदीद सोजिश हुई गोया मैंने अपने जिस्म पर तेज़ाब मल लिया हो। तकलीफ की शिद्दत में मैं पसीने पसीने हो गया। मैंने बकिया जिस्म पर लोशन लगाने का इरादा तर्क कर दिया था। मुझे शदीद किस्म की इस अजियत से आधे घंटे तक गुजरना पड़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ की शिद्दत में कमी बाकी होने लगी, लेकिन सोजिश पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। मैंने बाथरूम के आईने में अपने चेहरे का जायज़ा लिया। वो चुकंदर की तरह सुर्ख हो रहा था। यही हाल मेरे हाथ और पैरों का था। प्रोफेसर बेग ने कहा था कि 2 घंटे में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैंने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर मुझे बालों का ख्याल आया। मैंने अपने सर पर वो लोशन इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने इस लोशन से सर की अच्छी तरह मालिश की तो एक बार फिर इसी अजियत से गुजरना पड़ा।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर में बेशुमार सुइयां चुभो रहा हो। तकलीफ कुछ कम हुई तो मैंने शैम्पू से अच्छी तरह सर धोया और देर तक नहाता रहा। अब बाथरूम के आईने में मुझे वही बाबर खान नजर आ रहा था जो अमेरिका से ब्लैकबर्न आया था। डॉक्टर भी मुझे देखकर हैरान रह गया और बोला, मिस्टर बाबर, आप तो बहुत हैंडसम हैं। अगर मैं लड़की होता तो पहली नज़र में आप पर आशिक हो जाता। शुक्र है कि आप लड़की नहीं, वरना मुझे 1-2 दिन मजीद यहाँ रुकना पड़ता। मैंने हंसकर कहा। कार्टर बेसाख्ता हंसने लगा। दूसरे दिन वहाँ से हवाई जहाज़ के जरिए लंदन पहुँचे और कार्टर ने शीटन ही में काम किया। शाम तक इसने मुझे इसी तारीख से होटल की रसीदें दी जिस दिन से मैं लंदन पहुंचा था। इसने दूसरे दिन ब्रिटिश एयरवेज के त्यारे में दुबई के लिए मेरी नशीस भी कंफर्म करा दी और दुबई के लिए पासपोर्ट पर वीज़ा भी लगवा दिया। मैं बगैर किसी परेशानी के दुबई पहुंच गया। मुझे सिर्फ इंतज़ार करना था। मैंने सेल फोन पर मरियम को बता दिया था कि मैं दुबई के होटल ताज पैलेस में मुकीम हूँ। कांता और कार्टर ने मेरे इनकार के बावजूद मुझे अच्छी खासी रकम दे दी थी। मुझे इस रकम की कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड मौजूद थे। मैंने होटल के रेंट कार से एक गाड़ी ली और दिन भर इधर उधर घूमता रहता। उस दिन मैं होटल वापस पहुंचा तो मेरा दिल चाहा कि बाबा से बात करूं। दिल तो इससे पहले भी चाहता था, लेकिन मैं मरियम की बारियाबी तक इनसे बात करना नहीं चाहता था। फिर अपने अगवा पुलिस और कोर्ट के चक्कर में मुझे बाबा से बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैंने बाबा का सेल नंबर डायल किया तो दूसरी घंटी बजने लगी। अचानक दूसरी तरफ से बाबा की आवाज़ आई, तो कहाँ हो बाबर? अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैंने कहा, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू कैसा है बेटा? बाबा ने सलाम के बाद पूछा। मैं ठीक हूँ बाबा, मैंने जवाब दिया। अम्मा और महविश कैसी हैं? सब ठीक है, लेकिन मुझे तेरी फिक्र है। मैं टीवी चैनल्स पर तेरे बारे में बहुत तशवीशनाक खबरें सुनी हैं। तो अच्छी तरह जानता है कि आजकल मीडिया कितना बरकफ्तार हो गया है। इसके बावजूद तू मुझसे अपने हालात छुपाने की कोशिश करता है। मैं कल की फ़्लाइट से कैलिफोर्निया पहुँच रहा हूँ। बाबा, मैं कैलिफोर्निया में नहीं हूँ, मैंने जल्दी से कहा। मैं इस वक्त दुबई में हूँ। दुबई में क्या कर रहा है? बाबा ने पूछा। दुबई एक ज़रूरी काम से आया था, 2-4 दिन में लौट जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह मरीम को लेकर पाकिस्तान आऊँगा। तो वाकई दुबई में है? बाबा ने पूछा। जी बाबा, मैंने कहा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं कल सुबह दुबई आ जाता हूँ। बाबा ने कहा। तू बता, कहाँ ठहरा हुआ है? मरीम भी 1-2 दिन में वहीं आने वाली है बाबा। इसे इस सूल्य में देखने तो न जाने क्या समय थे। मैंने रोकने के लिए कहा। बाबा, आप फजूल में जहमत करेंगे। मैं इंशाल्लाह इसी महीने पाकिस्तान आने की कोशिश करूंगा। मेरी जहमत को छोड़ो, बाबा ने कहा, या फिर मुझे साफ साफ बताओ तू कहाँ है? बाबा, आप यकीन क्यों नहीं करते? मैं वाकई दुबई में हूँ। मैं होटल बिल्टन में ठहरा हुआ हूँ। आप किस वक्त आएंगे? मैं आपको एयरपोर्ट से ले लूँगा। तू मेरी फिक्र छोड़, मैं पहुँच जाऊँगा, बाबा ने कहा और राब्ता मुनक़ते कर दिया। इसका मतलब ये था कि वाकई गुस्से में थे। उन्हें मुझसे इस लहजे में बात की थी। न यूँ अचानक फ़ोन बंद किया था। मैंने वहीं से हिल्टन होटल का नंबर मिलाया और एक डबल रूम का बुक करने को कहा। सॉरी सर, क्लर्क ने कहा, इस वक्त होटल में कोई भी डबल रूम खाली नहीं। हाँ, सिंगल रूम मिल सकता है। मैंने सिंगल रूम में बुक करवा लिया और वहाँ से सीधा हिल्टन होटल पहुँच गया। मैंने इस्तकबालिया पर क्लर्क को अपना नाम बताया तो मुस्कुराकर बोली, सर आपके लिए कमरा नंबर 507 बुक हो चुका है। फिर वो चौंक कर बोली, आपको शायद डबल रूम की ज़रूरत थी। ज़रूरत तो थी, लेकिन सर आपको डबल रूम मिल सकता है। अभी अभी एक कमरा खाली हुआ है, तो फिर वही बुक कर दें, मैंने कहा। इस्तकबालिया क्लर्क ने एक रजिस्टर मेरे सामने रख दिया और बोली, सर प्लीज़ इसमें अपना नाम वगैरह लिख दें। मैंने होटल के रजिस्टर में ज़रूरी अंदराजात किए, उससे कमरे का नंबर पूछा। रूम नंबर 601, इसने मुस्कुराकर कहा। मैंने कमरा नंबर 601 की चाबी ली, कमरे की 3 दिन की पेशगी अदायगी की और लिफ्ट के जरिए ऊपर चला गया। होटल का एक रूम सर्विस बॉय भी मेरे साथ था। कमरे में इस वक्त होटल का अमला सफाई में मसरूफ था। मैंने चाबी दोबारा इस्तकबालिया पर थी और बाहर निकल आया। मैं अजीब सूरत हाल में गिरफ्तार हो गया था। मरियम और कांता भी एक आध रोज़ में पहुंचने वाली थी और कल सुबह की फ़्लाइट से बाबा भी आ रहे थे। मैंने सोचा कि जब कांता आएगी तो मेरी गैर मौजूदगी की सूरत में मुझसे सेल फोन पर रब्ता करेगी। मैंने इस दौरान में अपने लिए, मरियम के लिए और कांता के लिए अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। इसके लिए मुझे 2 सूटकेस खरीदना पड़े थे। मैंने अपनी ज़रूरत का होटल सामान और कपड़े एक सूटकेस में रखे। इसमें अपने बैग का तमाम सामान मुंतकिल किया और अपने दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, मरियम का पासपोर्ट, उसकी तमाम असनाद एक ब्रीफ केस में रखी जो मैंने यहीं से ख़रीदा था। फिर मैं बकिया सामान ताज पैलेस के उसी कमरे में रखकर हिल्टन की तरफ रवाना हो गया। पोर्टर ने मेरा सामान उठा लिया। होटल का एक मुलाजिम मेरी तरफ बढ़ा और बोला, सर गाड़ी की चाबी मुझे दे दें ताकि मैं इसे पार्क कर दूं। मैंने इसे चाबी दी और होटल में दाखिल हो गया। मैंने कमरे की चाबी लेते हुए इस्तकबालिया क्लर्क से कहा, कल सुबह मेरे वाले यहाँ आ रहे हैं, इन्हें मेरे कमरे में भेज दीजिएगा।
मेरे साथ ही काम करेंगे। मैं कमरे में आया तो होटल के अमले ने इसकी सफाई कर दी थी। अचानक मेरे सेल फोन की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर मरियम का नाम देखकर मैं चौंक उठा। मैंने बटन दबाकर जल्दी से कॉल रिसीव की। हाँ मरियम, हम लोग दुबई पहुंच गए हैं। मरियम ने कहा, तुम वहीं ताज पैलेस होटल में हो ना? हाँ, मैंने मिसिस कांता शर्मा के नाम से ताज पैलेस में एक डबल रूम बुक करा दिया है। तुम लोग वहाँ पहुँच जाना। कांता शर्मा? मरियम ने पूछा। हाँ, कांता को ही बता दो, कमरा इसी के नाम से बुक है। सिलसिला मुनक़ते करने के बाद मैंने रूम सर्विस से कॉफ़ी मंगवाई और बेड पर नींदराज हो गया। फिर शायद मेरी आंख लग गई या फिर नींद बेदारी के आलम में था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैंने उठते हुए दीवार गिर घड़ी पर नजर डाली। इसमें 8:15 बज रहे थे। गोया मैं 1.5 घंटे तक सोता रहा था। मैंने भराई आवाज़ में पूछा, कौन है? रूम सर्विस सर, बाहर से आवाज़ आई। मैंने सोचा कि रूम सर्विस वालों को इस वक्त यहाँ किसने बुलाया है। अचानक मेरे सेलफोन की घड़ी बजने लगी। स्क्रीन पर कांता का नाम देकर मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव कर ली। मेरी आवाज़ सुनते ही कांता ने घबराए हुए लहजे में कहा, बाबर तुम इस वक्त कहाँ हो? हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तुम अपने कमरे में तो नहीं हो? मैं भी थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। तुम हो कहाँ बाबर? कांता ने पूछा। तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है। मेरी ज़िंदगी खतरे में है? मैंने हैरत से दोहराया। लेकिन अब मुझे क्या खतरा? खतरा है बाबर, कांता ने कहा। अमेरिका की एक बदनामी ज़माना प्राइवेट जासूस एजेंसी ने सुराग लगा लिया कि तुम इस वक्त दुबई में हो। और इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन दस्तक किसी तौसीफाना नहीं थी। मैंने झुंझुलाकर पूछा, कौन है भाई? रूम सर्विस सर। किसी भी 5 स्टार होटल के मुलाजमिन इतने बदतहसीब नहीं होते कि अपने होटल में ठहरने वालों को इस अंदाज में मुखातिब करें। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, कट लॉस्ट। मैंने रूम सर्विस को किसी चीज़ को ऑर्डर नहीं दिया। कौन है बाबर? कांता ने घबराए अंदाज में पूछा। रूम सर्विस वाला है और इंतहाई जाहिलाना अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरवाज़ा मत खोलना बाबर, कांता ने कहा। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं इस वक्त होटल हिल्टन के कमरा नंबर 601 में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फौरी तौर पर अपने आदमी को वहाँ भेजती हूँ। तुम कमरे का दरवाजा अंदर से बोल्ट भी कर लो। मैंने होटल के फ़ोन पर रूम सर्विस का नंबर डायल किया और तल्ख लहजे में कहा, मैंने जब रूम सर्विस को कोई ऑर्डर दिया ही नहीं तो फिर ये लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? सर यहाँ से तो किसी को नहीं भेजा गया, फिर ये मेरे दरवाजे पर कौन हथौड़ा बरसा रहा है? मैंने तल्ख लहजे में कहा। वो खुद को रूम सर्विस वाला कह रहा है। सॉरी सर, इसने कहा। मैं भी होटल सिक्योरिटी को भेजती हूँ। 1 मिनट से भी कम वक्त में दरवाजे पर बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में दस्तक हुई। यस, मैंने पूछा। सिक्योरिटी सर, बाहर से आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा था। इसने मौजूद करते हुए कहा, सॉरी सर। मैंने तरफ लेते में कहा कि यहाँ गेस्ट को इस तरह परेशान किया जाता है? सर, यहाँ तो कोई था ही नहीं। इसके जवाब पर मैं भी ना गया। इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मेरा ये मतलब तो नहीं था सर। मैं होटल के मैनेजर से साहब से मिलना चाहता हूँ। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। ओके सर, इसने कहा और वापस चला गया। टेलीफोन की घंटी सुनकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और रिसीवर उठा लिया। यस सर, मिस्टर हसन आपसे मिलना चाहते हैं। इस्तकबालिया क्लर्क की आवाज़ आई। कौन मिस्टर हसन? मैंने कहा। मैं नहीं जानती सर, क्लर्क ने जवाब दिया। ओके ने बिठाओ, मैं खुद नीचे आ रहा हूँ, मैंने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैं चंद मिनट बाद कमरे से बाहर निकला। अचानक अकब से किसी ने मेरी गर्दन पर कोई चीज़ रख दी। मुझे गुर्राहट आवाज़ सुनाई दी, खामोशी से कमरे में वापस चलो वरना पिस्टल बेआवाज़ चलता है। बोलने वाले का लहजा अमरीकी था। मैंने एक तवील सांस लिया और कमरे की तरफ मुड़ा तो पिस्तौल बरदार भी मेरे साथ साथ घूम गया। मैं इसकी शक्ल नहीं देख सका। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते मुझे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही किसी ने बहुत मुहारत से मेरी तलाशी ली और मेरी पुश्त पर लात रसीद कर दी। मैं लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा। चोट की परवाह किए बगैर मैं जल्दी से खड़ा हो गया। दरवाजे के पास मुझे एक के बजाय 2 आदमी नजर आए। दोनों ही अमेरिकन थे। इनके चेहरों पर सफाकी थी। कौन हो तुम लोग? मैंने कहा। और क्या चाहते हो? हम मौत के फरिश्ते हैं और तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, वो मथका खेज लहजे में बोला। उस आदमी की आवाज़ नहीं थी जिसने मेरी गर्दन पर पिस्तौल रखा था। सुन, बातों में वक्त ज़ाया मत करो। दूसरे आदमी ने कहा, इसका काम तमाम करो और यहाँ से निकल चलो। तुम क्या कहते हो? पहले आदमी ने जवाब दिया और अपनी जेब से एक खंजर निकाला जो चमड़े के कवर में था। कवर अलहदा किया तो खंजर का फल झिलमिलाने लगा। इसी वक्त मैंने आहिस्तगी से दरवाजे को खुलते देखा। वह मुझे एक दराज कामत शख्स दिखाई दिया। उसके हाथ में भी गन थी। इसकी नाल मामूल से कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। वो अचानक गरज कर बोला, खबरदार अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना वरना हम तुम्हें छलनी कर देंगे। अपने पिस्तौल फेंको और दोनों हाथ सर पर रख लो, जल्दी करो। इसने एक फायर भी कर दिया। गोली इन दोनों के दरमियान से गुजरते सोफे की पुश में पेवस्त हो गई। इन दोनों ने बौखलाकर
अपने पिस्तौल फेंक दिए। वो दोनों हाथ सर पर रखकर खड़े हो गए। नवारी लबू लहजे में मुझे कोई एशियन मुल्क का बाशिंदा लग रहा था। मिस्टर बाबर, आप इन दोनों के पिस्तौल उठा लें, इसने मुझसे कहा। मैंने झपट कर इन दोनों के पिस्तौल उठा लिए। इन लोगों ने भी पिस्तौल पर साइलेंसर लगा रखे थे। मैंने वो खंजर भी उठा लिया जो बुखलाहट में खंजर बरदार के हाथ से गिर गया था। नवारी ने माहिराना अंदाज में बारी बारी इन दोनों की तलाशी ली। एक और पिस्तौल मजीद बरामद कर लिया। मैंने आगे बढ़कर खंजर बरदार के चेहरे पर भरपूर थप्पड़ रसीद कर दिया। लू के पट्टे, अब तू बता कौन है? ये बात याद रखना, अब मौत के फरिश्ते हम हैं। नवारी ने बिल्कुल इसी अंदाज में मुझसे इसे जोरदार लात रसीद की जैसे इसने मुझे मारा था। मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने इसकी गर्दन पर पाँव रखकर कहा, बता तुझे किसने भेजा है? आपने बाबर साहिब, नवारी ने कहा। मैं इनसे निपट लूँगा, लेकिन आप हैं कौन? इन लोगों को पुलिस के हवाले करूँगा। मैं हसन हूँ, नवारी ने कहा। मुझे मैडम कांता ने भेजा है। आपने मुझे ऊपर आने की इजाज़त न दी हो तो मजबूरन मुझे खुद ही आना पड़ा। कांता ने मुझे आपका नाम भी तो नहीं बताया था। मैंने कहा, सर मिस्टर हसन मैं। नो सर, इसने जल्दी से कहा। सॉरी की ज़रूरत नहीं। इस दौरान में वो एक लम्हे के लिए भी इन दोनों से गाफिल नहीं हुआ था। इसने मुस्कुराकर पूछा, आप जानते ये कौन है? नहीं, मैंने पहली बार देख रहा हूँ, मैंने कहा। ये दोनों शार्प शूटर और क्रैक के कातिल हैं। मैं इन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। इन्हें जैक्सन और स्टीवर्ट ने यहाँ भेजा है। इनमें से जो शख्स खड़ा हुआ था बेनियाजी से बोला, अब तुम्हें मालूम है तो सुन लो। हाँ, हमें मिस्टर जैक्सन ने भेजा है और तुमने हमें पुलिस की धमकी मत दो, हम तो तुम्हारे मेहमान हैं। अच्छा, हसन ने तंज़े लहजे में कहा, ये तो तुम किसके मेहमान हो? मेरा ताल्लुक भी शाही ख़ानदान से है। तुमने इनकी पुलिस का नाम सुना होगा। ये लोग तो लॉकअप में बंद करके भूल जाते हैं और तुम जैसे जराम पेशा लोगों पर तो बिल्कुल भी रहम नहीं करते। मैंने देखा अमेरिकन के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। इसने हसन से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि मिस्टर बाबर भी शाही मेहमान है, वरना तुम इनके एहतराम में यहाँ से वापस चले जाते। हसन ने तल्ख लहजे में कहा, मैंने 15 साल अमेरिका में गुजारे हैं। मैं जानता हूँ कि और तुमने कितने लोगों को कत्ल किया है, किसके कहने पर किया है, उसका मुआवजा क्या लिया है। अमेरिकन अचानक हसन की तरह झपटा, लेकिन इसने मुंह की खाई। हसन फुर्ती से दाएं जानिब हट गया और अपने ही जोर में दीवार से जा टकराया। हसन ने इसकी गुद्दी पर हाथ जमाते हुए कहा, आराम से बैठ जाओ, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। इसे दूसरे अमेरिकन को लात मारी। तुम भी उठकर सोफे पर बैठो और दोनों अपने हाथ सरों पर रख लो। दोनों सोफे पर बैठ के, मिस्टर बाबर, वे अमेरिकन बोला जो अब तक बात करता रहा था, कि हमारे दिल में कुछ समझौता नहीं हो सकता? हो सकता है, हसन ने कहा। तुम लोग मुआवजे की वो रकम मिस्टर बाबर के हवाले कर दो जो तुम्हें जैक्सन से मिली है, लेकिन झूठ मत बोलना। मैं जानता हूँ तुम्हें कितनी रकम मिली है। अभी सिर्फ आधी रकम मिली है, $5 लाख। इसे यूँ कहा जैसे 500 रुपये की बात कर रहा हो। अब तुम लोग इतने कंगाल भी नहीं कि पूरी रकम न दे सको। जल्दी फैसला करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अमेरिकन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ हमारे होटल चलना पड़ेगा। हमारी चेकबुक और क्रेडिट कार्ड वगैरह वहाँ तो हैं। ओके, हसन ने कहा, मेरे आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे। इसे जेब से सेलफोन निकाला और किसी का नंबर डायल करके अरबी में तेजी से कुछ बोलने लगा। फिर वो सिलसिला मुनक़ते करने के बाद बोला, मैंने अपने 2 आदमियों को बुलाया है, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रायता नहीं करूँगा। तुम शाही मेहमान हो तो होटल में क्यों ठहरे हुए हो? मैंने पूछा। मैंने तो हसन साहिब से बल्फ करने की कोशिश की, हम किसी के मेहमान नहीं। हसन ने टेलीफोन का रिसीवर उठा, अरबी में कुछ बोला। मुझे सिर्फ अपना नाम और कमरे का नंबर ही समझ में आया। इसने रिसीवर रख दिया। 2-3 मिनट बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से कोई अरबी में बोला। हसन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। 2 चाकू-चौबंद आदमी अंदर आ गए, लेकिन अपने चेहरों से वो भी मकामी ही लग रहे थे। अचानक मेरे सेलफोन की बेल बजने लगी। मैंने सेलफोन जेब से निकालकर स्क्रीन पर नज़र डाली तो चौंक उठा। वो कॉल बाबा की थी। मैंने सेलफोन कान से लगाकर कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं दुबई नहीं आ रहा। मैं पूरी तौर पर 2-3 दिन बहुत ज़रूरी काम निकल आए हैं। तुम दुबई में कब तक हो? कुछ कह नहीं सकता बाबा, मैंने कहा। ठीक है बेटा, तुम मरियम को लेकर जल्द से जल्द पाकिस्तान आने की कोशिश करो, बाबा ने कहा और सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैंने तवील सांस लिया। हसन अचानक मुझसे पश्तो में बोला, क्या हुआ बाबा साहब, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। दरअसल मेरे बाबा यहाँ आने वाले थे, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से उन्होंने फ़िलहाल यहाँ से आने का इरादा मुलतवी कर दिया है। मैंने पश्तो में ही जवाब दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।